मैं कुछ सवालों के साथ आज की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, परसों मोदी जी बिहार में रैली कर रहे थे। कल का दिन उन्होंने कैसे गुजारा, मैं पूछ पूछ कर थक गया, पर कहीं से जवाब नहीं मिला। आज वे क्या कर रहे हैं? उनके दाएं हाथ अमित शाह क्या कर रहे हैं, यह भी पता नहीं। कश्मीर की सुरक्षा के इंचार्ज तो वे ही हैं, उनका गृह मंत्रालय है। एक एक पल कीमती है। सारा देश टकटकी लगाए मोदी शाह की तरफ देख रहा है। आपको ध्यान है कि जीएसटी पर मोदी जी ने संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया था। क्या पहलगाम का आतंकवादी खून खराबा इस बात की मांग नहीं करता कि संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जहां प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ खड़े हों और पूरे देश को भरोसा दें? जब वो राहुल गांधी के साथ खड़े होकर सारे देश के सामने पेश होंगे, तो वास्तव में लोगों को लगेगा कि इस देश में कम से कम आतंकवाद के सवाल पर एक राष्ट्रीय सहमति है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, जो उन्होंने आज तक नहीं की, और बगल में राहुल गांधी को बैठाकर राष्ट्रीय एकता का नजारा पेश करें? हम भला कैसे भूल सकते हैं जब मुंबई पर आतंकवादियों का हमला हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारी बारिश में वहां पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन से कोई सबक नहीं सीख सकते? अब आइए अमित शाह के बारे में। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, इसी महीने 6, 7, 8 अप्रैल को अमित शाह कश्मीर गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत करके उन्हें विदा कर दिया, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों को रोक लिया और उनकी बैठक की। क्या इस बैठक में कोई नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया या कोई नया सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया गया? किसी को नहीं पता कि इस बैठक में क्या हुआ। सर्वदलीय बैठक से निकलकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जानकारी दी है कि पहलगाम जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है, उसे 22 अप्रैल की घटना से ठीक 2 दिन पहले पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। क्या यह फैसला अमित शाह के साथ उसी बैठक में लिया गया था? यह सवाल है जो हर तरफ पूछा जा रहा है। मैं ये बात संजय सिंह की दी हुई जानकारी के भरोसे कह रहा हूं। क्या मोदी जी ने यह सवाल अमित शाह से पूछा है कि क्या यह निर्णय आपकी जानकारी में हुआ है या आपको बताए बिना किया गया है? या संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार बिल्कुल चुप है। यानी वे न केवल नामौजूद थे, बल्कि मौके से बहुत दूर भी थे। अनौपचारिक रूप से दलील दी जा रही है कि पहलगाम में थ्रेट परसेप्शन नहीं था, यानी खतरे का अंदेशा नहीं था, इसलिए वहां तैनातगी नहीं थी। वहां थ्रेट परसेप्शन क्यों नहीं था? इससे पहले जब जम्मू में थ्रेट परसेप्शन नहीं था या कम था, तो वहां आतंकवादी कैसे पहुंच गए थे? कौन नहीं जानता कि 2 साल से आतंकवादी जम्मू में वारदातें कर रहे हैं। थ्रेट परसेप्शन को कम करके दिखाने की राजनीति क्यों की गई? इससे भाजपा को क्या मिला? दरअसल धारा 370 की 35A वाले हिस्से को खत्म करने के बाद भाजपा लगातार यह दिखाना चाहती थी कि कश्मीर में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। अगर हालात वास्तव में सामान्य थे, तो वहां 9 लाख से ज्यादा सिपाही क्यों तैनात थे? अब राजनीति का जिक्र हुआ है तो इसकी बात भी कर लें। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने कश्मीर का परिसीमन किया था। यह परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों का होता है। इसमें हथकंडा यह अपनाया गया कि हिंदू वोटरों वाले इलाकों के निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा बनाए गए, ताकि भाजपा अधिक सीटें जीत सके। इसलिए बकरवाल गुजरों यानी भेड़ें चराने वाले मुसलमान आदिवासियों के खिलाफ भाजपा ने ऊंची जातियों के पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देकर आरक्षण दे दिया और उन्हें बकरवाल गुजरों के खिलाफ खड़ा कर दिया राजनीतिक रूप से। इस प्रक्रिया में बकरवाल गुजर नाराज हो गए। ये गुजर लंबे अरसे से भारतीय फौज और उसके खुफिया विभाग के लिए सूचनाओं का जरिया बने हुए थे। इन्हीं ने सबसे पहले करगिल के समय फौज को बताया था कि वहां बंकर में पाकिस्तानी सैनिक हथियारों के साथ छिपे हुए हैं। लेकिन वोट की राजनीति के चक्कर में भाजपा ने सीमा पर महत्वपूर्ण जानकारी का वह जरिया खो दिया। यही कारण है कि चुनाव के बाद से आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में जानकारियों का प्रवाह कमजोर पड़ा हुआ है। मोदी जी ने कसम खा ली है कि न तो अमित शाह से जवाब तलब करेंगे, न ही मनोज सिन्हा से। यह देखकर लोगों का मन गुस्से से भर रहा है। उनके गम में बढ़ोतरी हो रही है। अक्षम सरकार, अक्षम खुफिया विभाग, नाकारा बंदोबस्त, इस सब की कीमत पर्यटकों ने अपने खून से चुकाई है। पूरा देश सरकार की खोखली दावेदारियों पर जवाब मांग रहा है।